जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। इजाज़ भाई आपको मैसेज करवा रहा था मैं। अच्छा जी, फाइनल अकाउंट्स के अलावा किसी टॉपिक में कोई मसला है तो भी पूछ लें, और ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए मैं अभी जो लास्ट मीटिंग करूंगा वो भी इसी तरह से, कोई सवाल हो तो मुझसे उसमें पूछ लीजिएगा, जो अभी मैं नेक्स्ट लास्ट मीटिंग करूंगा उसके अंदर। ठीक है? अच्छा जी, बोलें जी, कोई मसला किसी टॉपिक में? कॉन्फिडेंट हो? पास कर लोगे ना इंशाल्लाह? पास सारों ने होना है। बस ये ऑनलाइन वाले, फिजिकल वाले, एक भी बच्चा ऐसे रिकॉर्ड बना दो कि एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। रिकॉर्ड बना दो ऐसा। जज़ाकल्लाह बेटा, आगे जाने दे हैं तो वाह, बिल्कुल ठीक हो गया। सही हिस्सा डालेंगे ना मैं और सरदनान ऊँट की कुर्बानी करेंगे। ठीक है? सारे पास हो जाओ तो 2 भी कर देंगे यार, आप यकीन मानो। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपका असली वालिद और रूहानी वालिद या आपकी कामयाबी पे खुशी होंगे तो ऊँट भी कुर्बान हो जाएगा, लेकिन प्रोवाइडेड जितने बच्चे हैं सारे पास हों, एक भी फेल ना हो सकते हैं। जो क्लास में बैठे, जो क्लास में आए थे, आज ऑनलाइन बैठे पढ़ रहे हैं, वो वाले हाइब्रिड वाले, सबके सब जिन्होंने सेशन पढ़ा, जिन्होंने पर्चे, इंशाल्लाह सब ने देना है। दिलेरी से पेपर देना है, सब कुछ आपको आता है और पास भी करना है। करोगे ना इंशाल्लाह? अब मेरी तरफ से ये आखिरी टॉपिक स्टार्ट होने लगा है। इसके अलावा किसी टॉपिक में कोई मसला नहीं होना चाहिए। ओके? अच्छा जी, अब इस टॉपिक में भी बच्चों के पूरा होते होते मेरे दिल में आ रही है, ज़रा थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लीजिए, ताकि जैसे ही सैफ भाई की थोड़ी सी आंखें बंद होना शुरू हों, हम फटाफट न्यूमेरिकल पे आ जाए। अच्छा जी, ये टॉपिक वैसे कैसा आप रैंक करते हैं? आसान तरीन टॉपिक है या कोई दूसरे तीसरे नंबर पे आसान है? सबसे आसान कौन सा टॉपिक है आपका? कैश लो। लो जी, एक बड़ा सवाल। इनडायरेक्ट लो जी, बड़ा सवाल एक आपका सबसे आसान। और IS 40 ये भी इंशाल्लाह आ जाना है आपका। 16 ओए होए होए, वो भी आ जाना है। 20। अच्छा, कौन सा मुश्किल है ये बताओ? NPO मुश्किल है? डोंट टेल मी। आपको नहीं आता? आता है तो फिर क्या मुश्किल होता है? लंबे लंबे सवाल हैं। अच्छा चले, मसला तो कोई नहीं है ना उसमें भी। ठीक है? अच्छा, ये दूसरे नंबर पे आसान ये कह रहे हैं, पहले नंबर पे तो कैश लो है। या कोई एक गल करो। अच्छा जी, जरा इसकी थ्योरी के अंदर मोटी मोटी कुछ चीजें जो आपने पढ़नी होंगी, ठीक है, वो मैं आपको पढ़ा देता हूं। कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बातें, बाकी मैं जो कहूंगा तो एक दफा रीड ऑनली कर लीजिएगा। मैं एक और काम भी कर लेता हूं। मैं जो लास्ट मीटिंग करूंगा ऑनलाइन वालों की, उसमें फिर फिजिकल वालों को भी मैं लिंक भेज दूंगा। इन केस स्टिल को मसला आ जाता है तो तंग नहीं करना आके। आप लोगों के ना चाके होते हैं खुले, ठीक है? ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत अच्छे तमीज़ वाले होते हैं, यकीन करें, बिल्कुल तंग नहीं करते हैं। ठीक है? आप लोग शरारतें करते हैं, जुगतें लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। मैं मीटिंग से निकाल देता हूँ, ठीक है ना? हाँ, बस यही होता है। अच्छा सुने भाई, इंट्रोडक्शन में जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं वो जनाब हमने फ्रेमवर्क के अंदर पढ़ा था, आपको याद होगा। ये ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो ऐसे यूजर्स की नीड के लिए बनाई जाती हैं जो आपकी एंटिटी से वैसे नहीं फाइनेंशियल बनवा सकते। ये मैंने फ्रेमवर्क में आपको पढ़ाया था। ठीक है? फिर IFRS जो होते हैं, IFRS हैं स्टैंडर्ड्स और इंटरप्रिटेशंस इशूड बाय IASB। ये भी हमने वहां पर थोड़ा सा पढ़ा था। ठीक है? कि IAS पुराने स्टैंडर्ड्स IAS होते थे, नए अब IFRS आ रहे हैं। ठीक है? फिर इफ्रिक इंटरप्रिटेशन है, SIC इंटरप्रिटेशन है, ये नए स्टैंडर्ड्स हैं। अब नाम IFRS आता है। या तो पुराने स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं या जो पुराने स्टैंडर्ड्स रिप्लेस किए तो उसकी जगह नए स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं। पहले IS होते थे, जैसे IS 17 था लीजेस का, वो बदल के वो रिप्लेस हुआ, IFRS 16 आ गया। IS 18 होता था रेवेन्यू का, वो रिप्लेस हुआ, IFRS 15 आ गया। ये सारे आपने आगे पढ़ने हैं। तो इस तरह से कुछ IFRS पुराने रिप्लेस, IS को रिप्लेस करके IFRS नए आ गए, और कुछ पुराने अभी भी चल रहे हैं। जैसे आपने बेशतर पढ़े, IS 2 पढ़ा, IS 8 पढ़ा, IS 7 पढ़ा, कैश लो। ये भी शायद अब थोड़ा सा आगे चेंज हो जाए जब आप फाइनल पहुंचे तो। ठीक है? कुछ चेंज आ रही है। IS 1 के अंदर भी अभी अडॉप्ट नहीं हुई, लेकिन वो मैंने वैसे आपको तैयार उसी तरह से किया हुआ है। बस वो आएगा तो आपके वो दिमाग में भी आ जाएगा इंशाल्लाह। एनीवेज, तो
IAS 7 के बाद IAS 8 पढ़ा आपने, फिर IAS 12 आप आगे जाके पढ़ेंगे, IAS 16 आपने पढ़ा, IAS 23 पढ़ा, 20 पढ़ा, 36 पढ़ा, 33 आगे जाके पढ़ेंगे, 40 पढ़ा, 41 पढ़ा, ये IAS पुराने चल रहे हैं। और IFRS आपने कोई नहीं पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, आगे जाके काफ़ी सारे पढ़ लेंगे आप, ठीक है। अच्छा जी, अब पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक बार पढ़ लीजिएगा, वैसे मैंने रिवीजन प्लान के अंदर जो डाला हुआ है वही काफ़ी है, ठीक है। ओके, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको पता है बैलेंस शीट होता है, P&L होती है, तो इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। कोई मसला अगर हो तो मुझसे उस मीटिंग में पूछ लीजिएगा, जो मैं आपको इसीलिए ऐड कर रहा हूँ कि अगर होता है कोई मसला तो अव्वल तो रीड सिर्फ वही करना है जो मैंने रिवीजन प्लान को फॉलो करना है बस, उसमें मैंने देख के सारी चीज़ें आपके लिए थ्योरी जो है वो आइडेंटिफाई करके लिख दी थी। स्टिल आपको कोई मसला होता है, एक बार रीड कर ही लेता है बच्चा, तो उसको पूछ सकते हैं आप, ठीक है। जैसे अब वो कहता है एनी एंटिटी मे यूज टाइटल्स ऑफ स्टेटमेंट अदर देन दोज यूज इन IAS 1, फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव की बजाय स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस यूज कर सकता है एंड कम्प्रीहेंसिव इनकम। ऐसे ही वो कहता है एंटिटी शेल प्रेजेंट विद इक्वल प्रोमिनेंस ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, ऑल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कंप्लीट सेट के, मतलब क्लियरली लिखा हो P&L है, क्लियरली लिखा हो बैलेंस शीट है, ठीक है, इक्वल प्रोमिनेंस के साथ। अच्छा जी, अब ये आपने पढ़ना है, मैंने लिखा हुआ है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो इसमें से निकलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ मैंने आपको करवाया हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पे रिटेन्ड अर्निंग्स, इफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस आइटम्स आर अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, इट मींस दीज आर नॉट येट ट्रांसफर्ड टू रिटेन्ड अर्निंग, देयरफॉर ट्रायल रिप्रेजेंट्स ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग। हाउएवर इफ you do not find sale or expense in trial, it means these are transferred to retained earning and balance of retained earning। अब ये बताओ, बताने की जरूरत है? लेकिन आपके मैंने रीड ऑनली के अंदर ये रखा है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 का ये टेबल अगर आप देखें तो ये मैंने यहाँ पर लिखा हो पेज 627 के ऊपर कि ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ने पे पता लगेगा कि यार ये तो सब पता है हमें, ठीक है। डिविडेंड अपीयरिंग इन ट्रायल, शाहीन वाला सवाल, टेस्ट वाला, अगर ट्रायल में आ रहा है तो गड़बड़, यानी रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। इफ डिविडेंड अमाउंट अपीयर्स इन ट्रायल देन डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग, इफ इट कुड बी आइदर करंट ईयर इंटरिम और प्रीवियस, अगर नजर आ रहा है तो उसको ऊपर डिडक्ट कर दो, वो मतलब रिकॉर्ड हुआ पड़ा है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो आप करोगे, सवालों में की हुई हैं, यहाँ पे पढ़ने से पता लग जाएगा, हाँ हाँ कोई ऐसी बात नहीं है, हम सेफ जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट रीवैल्यूएशन मैंने नहीं डाला यहाँ पर वैसे, ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 नहीं डाला, क्यों? क्योंकि रीवैल्यूएशन की बहुत प्रैक्टिस कराई है आपको, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। देखो जी, रीवैल्यूएशन की एंट्रीज है रीवैल्यूएशन की वर्किंग है, एंड पे आए तो ये एंट्रीज हैं, ये वर्किंग है। क्या बताऊं इसमें आपको, ये क्या पढ़ना है आपने? बल्कि इसमें तो हमने एंट्री सब कुछ 16 में सीखा था, और फिर फाइनल अकाउंट्स के तो उसका भी शॉर्टकट बना लिया था कि वर्किंग पकड़ो और ये क्लोजिंग उठा लो। हाँ, आज वाले सवाल के अंदर थोड़ा सा मसला ये होना है कि बहुत सारे पीपीई में से कोई एक पीपीई जो है, कोई एक आइटम जो है वो रीवैल्यू हो रहा है, तो इसलिए फिर सिर्फ वही वर्किंग ओपनिंग क्लोजिंग उठ के नहीं जाएगी, लेकिन हम अपनी एंट्री से कर लेंगे, हमें आता है वो भी काम, आज करके देखेंगे जो सवाल हमारा रिसेंट टाइम वाला है, ठीक है। अब ये शेयर कैपिटल का आपको क्या पढ़ाऊं मैं, ये चेन इक्विटी के अंदर आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी इशू कर सके। इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल क्या होता है? जो पैसे रिसीव करके आप शेयर इशू कर चुके हैं। फिर एंट्रीज हैं शेयर कैपिटल की, एंट्री फॉर कैश, फिक्स्ड एसेट ब्रॉड इन बिजनेस बाय स्टेक होल्डर, वो बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। फिर इशू प्रीमियम पे करें तो फिर शेयर्स को इशू प्रीमियम पे क्यों करते हैं, ये वो एंट्री चल रही। ट्रांजेक्शन कॉस्ट की ट्रीटमेंट, ये सारी बातें ना हम, क्योंकि IAS 1 जो है ये ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डील कर रहा है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो सब कुछ ही आता है, तो चेंज इन इक्विटी भी उसी का हिस्सा है। अब चेंज इक्विटी का चैप्टर हमने अलग से भी पढ़ा हुआ है, तो वो सारा कुछ वहां पे सीखा हो, ये वही चीजें आ रही हैं। कैश डिविडेंड की एंट्री, बोनस की एंट्री, डिविडेंड की टाइप, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला यहाँ पे, इसीलिए मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 पे जाके फिर रोका आपको। ये सारी चीजें आपको आती है, ठीक है, सही है। डिविडेंड की डिस्कशन, ठीक है, डिविडेंड इज रिकॉर्डेड ऑन द डेट व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड, नथिंग इज मेंशन्ड एंड अज्यूम दैट बोनस शेयर्स आर रिसीव्ड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स, वगैरह वगैरह वगैरह। एक दफा पढ़ लेना सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए, कि पूरी किताब जो पढ़ ली तो एक ये क्यों छोड़ें, उसको पढ़ लेना। फिर मैं ज़रा मीटिंग थोड़ी सी डिलेड रखूंगा, 1-2 दिन बाद प्यार से अल्लाह करे इजाज़त मिल जाए तो मीटिंग रखूंगा मैं। जिस दिन हो सकता है मैं गांव बैठा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, पीछे से मेरे जो है वो दरख्तों, गाय भैंसें बकरियाँ चल फिर रही हों और मीटिंग हो रही हो, पर मीटिंग होगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो उसके अंदर आप आके पूछ सकते हैं, इसलिए कह रहा हूँ एक दफ़ा पढ़ लेना, दिल की तसल्ली मेरी भी हो जाएगी, आपकी भी, कि यार इसमें से भी कुछ नहीं निकला। और फिर रिवीजन प्लान में तो पढ़ा ही है कि जब रिवीजन करें तो सिर्फ ये वाले ज़रूर पढ़ने हैं, ठीक है, ओके। डिफरेंट एक्सपेंसेस, ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको मैं पढ़ाना चाहूँगा। वैसे आपको एक बात बताऊँ, ज़िंदगी रिलैक्स कर लें आज। अब
आई कैप के सॉल्यूशंस उठा के देखें तो आई कैप ने इंट्रो के फॉर्मेट के ऊपर पीएनएल बनाया होता है। सॉल्यूशन उठा के देख लें, अभी जो रिसेंट टाइम कल आया, तो क्या करना है आई कैप ने, ऐड जीपी के बाद ऐड अदर इनकम, वो ऐड कर रहा है, लेस एक्सपेंसिव नाम से लिख रहा है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, फिर ये जनाब फाइनेंस कॉस्ट आ गई, तो उसके अलावा कोई अदर इनकम है तो गेन ऑन डिस्पोजल फेस पे आ रहा है, कोई लॉस ऑन डिस्पोजल है तो फेस पे आ रहा है। तो मैंने आपको मुश्किल तरीके से कराया हुआ है फाइनल अकाउंट्स अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस परेशानी से आप निकल आए। सर हमें पता नहीं लगता कौन से वाले हेड, जहां मर्जी बैंक दोगे काम चल जाएगा, लेकिन आप फिर भी 99% सही क्लासिफिकेशन करोगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, ठीक है ना। उस क्लासिफिकेशन को जो हम करते थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ सेल, बड़े बड़े ही बनाए थे, सेलिंग एडमिन अलग कर लेते थे, कभी कभी ऑपरेटिंग इकट्ठे हो जाते थे। ऑपरेटिंग इकट्ठे हो जाए फिर तो वैसी आसानी हो गई ना, ठीक है। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे कॉस्ट ऑफ सेल में, सेलिंग एडमिन वाले ऑपरेटिंग में, फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट वगैरह फाइनेंस कॉस्ट में, और इसके अलावा कोई अदर इनकम है, डिविडेंड इनकम आ गई, गेन ऑन डिस्पोजल आ गया, कहां जाते थे? अच्छा, कोई लॉस ऑन डिस्पोजल है या कोई और इस तरह का एबनॉर्मल लॉस है, कोई इन्वेंट्री स्टोलन, ठीक है, कोई जो है वो फिक्स्ड एसेट डिस्ट्रॉयड, तो कहां जाते थे? अदर। अब ये मोटी मोटी क्लासिफिकेशन आप सही करते हैं, और अगर आपसे कोई मिसाल के तौर पे एक तो गलत भी हो गई तो मैटर नहीं करता, आई कैप तो वैसे ही सारा कुछ वेस्ट पे डाल देता है। हम तो उससे एक लेवल आगे अगले पेपर की तैयारी कर चुके हुए हैं, जिसमें बिल्कुल पाबंदी के साथ आपने पीपीएनएल बनाना होगा, तो ऐसे ही बनाना होगा कि इन हेड से बाहर नहीं जाना होगा। तो उसकी एक कोशिश की गई कि चलो यहां से आपको सपोर्ट मिले, अगले पर्चे के लिए फायदा हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो इसलिए आज रिलैक्स हो जाए। बहरहाल ये फिर भी पढ़ें, और आपने जैसे सिखाया वैसे ही करना है। कॉस्ट ऑफ सेल में कौन कौन से ट्रायल में नजर आने वाली चीजें कॉस्ट ऑफ सेल में क्लासिफाई होंगी? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कैरेज इन, डेप्थ ऑफ प्लांट मशीनरी, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री पावर, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री एक्सपेंस, परचेज रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब कहां आते हैं? और वो फैक्ट्री की चार दीवारी सामने हो तो आप इससे भी ऊपर चीजें इसमें डाल सकते हैं। ये तो सिर्फ जो है ना वो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नजर आ रहा है, आपको स्टोर स्पेयर्स का भी पता है कि क्या करना है, ठीक है। तो और जो खर्चे वो दिमाग के अंदर फैक्ट्री आपकी बनी हो, चार दीवारी फैक्ट्री की। अच्छा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन यानी सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? सेलिंग कॉस्ट जी। सेलिंग कॉस्ट के अंदर कैरेज आउटवर्ड, आपने किराया भरा है कस्टमर तक चीजें पहुंचाने के लिए, कैरेज आउटवर्ड। वेयर हाउस वेजेस, अच्छा अगर वेयर हाउस रॉ मटेरियल का है तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल में डालना, और अगर वेयर हाउस फिनिश गुड्स का है तो सेलिंग में, और अगर चुप हो तो फिर इधर ही डाल देना, कहीं भी डाल सकते हो, इधर ही डाल देना, ठीक है। नॉर्मली फिनिश गुड्स का वेयर हाउस होता है। नेक्स्ट, सेल रिप्रेजेंटेटिव सैलरीज, डिलीवरी व्हीकल किराया, डिलीवरी व्हीकल किराए पे लिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंस, हायर किराया। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ही होना है। सेलिंग एक्सपेंस मतलब अल्टरनेटिव नेम्स है, डिफरेंट पेपर में से उठाकर यहां इकट्ठे किए गए हैं कि इन नामों से खर्चे ये आ सकते हैं, इन नामों से, ठीक है। जनरल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, वेजेस ऑफ वेयर हाउस स्टाफ। अब वेयर हाउस कौन सा? अगेन रॉ मटेरियल वाला हो तो इधर, फिनिश गुड वाला हो तो इधर, चुप हो तो इधर ही रखो। सेल्स एक्सपेंसेस, कमीशन ऑन सेल, बैड डेट एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस है, बैड डेट एक्सपेंस करते थे ना ऐसे ही। रेंट ऑफ एनी डिस्प्ले सेंटर या आउटलेट, आपने कहीं पे अपना डिस्प्ले सेंटर उसका किराया दे रहे हैं, लगाया तो चीज बेचने के लिए वो किराया भर रहे हैं ना, ठीक है, तो ये आपका सेलिंग एक्सपेंस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हम तो इकट्ठे ही कर देते हैं ना, बैड एक्सपेंस और प्रोविजन का इकट्ठा बैड एक्सपेंस निकाल कर ले जाते हैं, तो ये सेलिंग एक्सपेंस। वारंटी एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। फिर एडमिन में ऑफिस एक्सपेंसेस, डेप्शन ऑफ ऑफिस फर्नीचर, लीगल एक्सपेंसेस, ठीक है, जनरल एडमिन एक्सपेंसेस, ऑडिटर रेमुनरेशन वगैरह, ये सब कहाँ आते हैं? एडमिन में। इसके अलावा वाले अदर एक्सपेंस या अदर इनकम में डाल दो, ठीक है ना। और अगर कोई इक्का दुक्का ऊपर नीचे हो भी जाएंगे तो अव्वल तो होंगे नहीं इंशाल्लाह आपसे, ऐसे ही वहम ना करें, वहम का कोई इलाज नहीं है, छोड़ दे वहम, और हो भी गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होता, ठीक है। आई के अब तो इस क्लासिफिकेशन में पढ़ ही नहीं काटेगा नंबर, कैसे काट लेगा एक नंबर? ऐसे ही नंबर काट लेगा, खाला जी का घर है। अच्छा जी, लेंगे जी, ये मैंने आपको कहा था ये भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन आपने पेज 632 पे पढ़नी है, ये फिर डिस्कशन शुरू होगी, अब वही बातें, ठीक है। तो कंपैरेटिव, इस सारे को एक नजर जरा डाल लिया जाए तो अच्छा है। ऑफसेटिंग बीच में से पढ़ा दिया है, भाई पता नहीं, बता दिया जाएगा, मैसेज आ जाएगा। अच्छा जी भाई, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 5 जो है वो पता ही आपको कंपोनेंट्स होते हैं। प्लीज, रिपोर्टिंग पीरियड,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रेजेंटेड एटलीस्ट एनुअली, ठीक है। लेकिन आपने टैक्स उम्मीद है पढ़ लिया होगा, आपको पता होगा टैक्स ईयर अगर किसी का 30 जून है, वो उससे 31 दिसंबर करना चाहे तो क्या करते हैं, 6 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं, ऐसे ही है ना, 9 की बना लेते हैं। इफ एन एंटिटी, मुझे नहीं पता कितने की बनाते हैं, मैं वो टैक्स पढ़ाता हूँ, पर करते हैं कुछ ऐसा। If an entity changes the date of the end of its reporting period and reporting period longer or shorter than 1 year is used, the financial statement should disclose period covered by financial statements. Reason why the period is not 1 year and the fact that comparative figures for the previous year are, असल में ना पिछला साल फॉर द ईयर होगा, इस साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या तो 9 महीने की होंगी या 11 महीने की होंगी मसलन, ठीक है। तो अब पिछले साल से कंपेरेबल तो नहीं ना रही। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टिंग पीरियड का पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, पता नहीं मैंने उधर डाला ही नहीं डाला, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है। कितना बात बड़ी आसान है, क्या कहता है जी, एटलीस्ट प्रेजेंट करो एटलीस्ट एनुअली, लेकिन अगर एंटिटी चेंज करती है डेट ऑफ इट्स रिपोर्टिंग पीरियड और रिपोर्टिंग पीरियड लॉन्गर या शॉर्टर देन 1 ईयर यूज करती है, तो फिर शुड डिस्क्लोज। ये बातें बताओ, क्या क्या पीरियड कवर किया है, रीजन क्यों चेंज किया, क्यों पीरियड एक साल नहीं है, और तीसरा ये फैक्ट बताओ कि कंपैरेटिव फिगर्स आर नॉट कंपेरेबल। याद रहेगा, इसी एमसीक्यू में आ सकता है, वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो एमसीक्यू जरा कम ही होते हैं। बहरहाल मटीरियलिटी तो कई बार हम पढ़ चुके हैं। मटीरियल इन्फॉर्मेशन ऐसी इन्फॉर्मेशन कहते हैं कि जिसका ओमिट कर देना, ऑब्सक्योर कर देना या मिस स्टेट कर देना यूजर के फाइनेंशियल डिसीजन को, यूजर के डिसीजन को चेंज कर दे, इंपैक्ट डाल दे। ओमिट करना सिरे से गायब, ऑब्सक्योर करना फैब्रिकेट करना, गड़बड़ करना, और मिसस्टेट करना गलत लिखना, ठीक है। मटीरियलिटी कैन बी ड्यू टू साइज, ड्यू टू नेचर ऑफ इवेंट, ठीक है जी। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन ये मैंने लिखा भी हुआ है शायद, ये पढ़ें ये पढ़ें ये पढ़ें, ठीक है। पेज 632 पे शुरू हो रहे हैं। तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड आर आल्सो रिक्वायर्ड। तो ये तो हमें पता ही है जी, असल में तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कंपैरेटिव ईयर लाजमी होता है, ठीक है। एंटिटी शैल इंक्लूड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन फॉर नरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन इफ इट इज रेलेवेंट टू अंडरस्टैंड द करंट पीरियड्स। कहता है कि जो आपने उर्दू लिखी हुई थी या अंग्रेजी लिखी हुई थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, होता है ना डिस्क्लोजर, कभी कभी आपने जैसे आपने पीपी के नोट के अंदर लिखा था लास्ट रिविजन वाज परफॉर्म हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन बुक वैल्यू, तो वो कहता है कि अगर आपको लगता है कि यूजर के लिए बेहतर है तो आप नरेशंस के भी कंपैरेटिव डालो, फिगर्स के तो डालोगे ही, नरेटिव के भी डालो, ठीक है। एंटिटी शैल प्रेजेंट एज अ मिनिमम 2 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस, 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, 2 सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इफ प्रेजेंटेड। अच्छा ये क्या है, ये मैंने आपको नहीं बताया था, अब बता देता हूँ। ऑप्शन है आपके पास, कोई कंपनी होती है जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम की हेडिंग देगी, पीएनएल बनाएगी, और उसके बाद ओसीआई बनाएगी, और टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम नज़र आ रही होगी उसकी यहाँ पर ऐसे। ये भी एक टाइप है कंपनी की। दूसरी कंपनी ये करेगी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एक सफ़े पे बनाएगी, यहाँ पे पैट आता है ना, पैट, ठीक है, पैट तक बना के उसको छोड़ देगी, ठीक है जी, पैट तक बना के उसको छोड़ देगी और सफ़ा पलटेगी, और अगले सफ़े के ऊपर फिर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनाएगी, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट रखेगी पैट, और फिर उसमें ऐड करेगी ओसीआई, और फिर वहाँ से निकालेगी टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। तो फ़र्क कोई भी नहीं है, फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, एक ही सफ़े के ऊपर प्रेजेंट कर रही है पीएनएल भी और ओसीआई भी, और दूसरी कंपनी क्या कर रही है, एक सफ़े पे पीएनएल बना देती है, ठीक है जी, एक सफ़े पे पीएनएल बना लिया उसने, और फिर अगले सफ़े पे उसने अलग से ओसीआई को दिखाने के लिए स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम अलग सफ़े पे बना ली। स्टार्टिंग पॉइंट उसका भी फिर उसको पैट रखना पड़ता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली शायद दिखा चुका हूँगा, लेकिन फिर दिखा देता हूँ एक बार। पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब दोनों दिखाता हूँ, एक पैकेजेस है और एक हमारी कोई जो है वो IS 41 को यूज़ करने वाली एक कीनिया की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो हैं। अदर अदर देखिएगा, पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुक्की नहीं रही हैं। ये देखें जी, पैकेजेस लिमिटेड की 2020 का ये क्या है जी, अनकंसोलिडेटेड छोड़े, स्टेटमेंट ऑफ
ये सेपरेट को कहते हैं, ठीक है ना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये देखो जी, पैट तक आया, फिर साथ ईपीएस शो की, फिर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में प्रॉफिट फॉर द ईयर से फिर स्टार्ट किया उसने और आगे ओसीआई आ गया। तो ये इसने क्या किया है, एक सफे पे पीएनएल बनाया है, दूसरे पे ओसीआई अलग से रखा है, यानी कि एसओसीआई अगले सफे बनाई है। इस सफे सिर्फ क्या बनाया, पीएनएल, इस पे क्या बनाया, टोटल मतलब अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, इस पे डाल के इस पे एसओसीआई बनाई हुई है। एक ये भी ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है मसलन ये कीनिया वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये है जी काकूजी पीएलसी, इसने क्या किया है, प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम एक ही सफे बनाई जैसे हम बनाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, ओसीआई और टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, कोई मना नहीं है, ठीक है। ये बात समझ आई। तो इतनी सी बात थी जो यहां पे मैंने बना दी आपके लिए। अब कह रहा है, वो कह रहा है कि कम से कम क्या करो, एज अ मिनिमम 2 बैलेंस शीट्स बनाओ, 2 पीएनएल एंड ओसीआई बनाओ, ठीक है, 2 कैश फ्लोज बनाओ और 2 चेंज इक्विटी बनाओ, और रिलेटेड नोट्स भी जाहिर है 2 ही बनाओ। बीच में एक चीज उसने बीच में ये डाली, क्या, 2 सेपरेट पीएनएल बनाओ अगर प्रेजेंट सेपरेट कर रहे हो, यानी अगर आप इस तरह से चल रहे हो तो 2 एसओसीआई बना दो, और अगर ऐसे चल रहे हो तो 2 पीएनएल अलग और 2 एसओसीआई अलग, ये उसने कहा बस, ठीक है ना। बस मतलब कहने का ये था कि कंपैरेटिव ईयर कम से कम 1 साल का लाजमी होना चाहिए, ठीक है साथ, ओके। आगे कहता है ये है आपका आईए सेट, याद हो के ना याद हो, एडिशनल थर्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एडिशनल तीसरी बैलेंस शीट एज एट बिगिनिंग ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। आईए सेट में ऐसे ही पढ़ाया था मैंने आपको, कहा था जी मसलन हम खड़े हैं 31 दिसंबर 2025 पर, तो 31 दिसंबर 2024 भी बनाते हैं, और बैलेंस शीट के लिए मैंने आईए सेट में कहा था, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात की थी हमने कि वो 3 साल की बनती है, याद है, और हमने यूं लिखा था 31 दिसंबर 2023। ये लिखकर मैंने फिर बताया भी था कि स्टैंडर्ड में, ये वहां आईए सेट में पढ़ा था हमने, कि स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि आपने ये तीसरी बैलेंस शीट कब बनानी है, एट स्टार्ट ऑफ प्रीसीडिंग, हम खड़े 25 में, 25 का प्रीसीडिंग पीरियड क्या है, 31 दिसंबर 24 वाला, और इसका स्टार्ट क्या है, दरअसल 1 जनवरी 24। पर मैं ये 1 जनवरी 24 लिखता नहीं होता था क्योंकि इससे जरा मुश्किल हो जाती है संभालना सवाल को, 31 दिसंबर 23 बात तो एक ही है, तो सही है। अब ये लिखा हुआ यहां पे पढ़ो, एन एडिशनल थर्ड, या ये स्टेट में हमने पढ़ लिया हुआ ऑलरेडी, एन एडिशनल थर्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट बिगिनिंग ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड, बिगिनिंग ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड, ठीक है, इज ऑल्सो रिक्वायर्ड व्हेन एंटिटी अप्लाइज अकाउंटिंग पॉलिसी रिट्रोस्पेक्टिवली या मेक्स अ रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट या रिक्लासिफाइज आइटम इन एन, यानी कि आईए सेट अगर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, आईए सेट की एप्लीकेशन पर आपने बैलेंस शीट 3 बनानी है, तो तीसरी बैलेंस शीट एडिशनल कौन सी होगी, पिछले साल का स्टार्ट, ठीक है, तो वो हमने इस तरह से बोला हुआ, ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये भी। अच्छा जी, इसको रीड ऑनली कर लीजिएगा, एक बार को सवाल हो तो मुझसे पूछेंगे, ठीक है। फेयर प्रेजेंटेशन, कब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयर प्रेजेंटेशन देती हैं, जब वो वही वाला बात होगी, वही वाली फेथफुल रिप्रेजेंटेशन कब है जी, ये फेथफुल रिप्रेजेंटेशन दे, और उसके बाद ये देखो फ्रेमवर्क की बात कर रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट प्रेजेंट फेयरली द फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो। फेयर प्रेजेंट रिक्वायर फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, अदर इवेंट्स एंड कंडीशन in accordance with definition and recognition criteria of asset liability as set out in framework. Application of IFRS with additional disclosure when necessary is presumed to result to achieve fair presentation, or entity cannot rectify inappropriate accounting policy either by disclosure of the accounting policy used or by notes। अच्छा, अब यहाँ पे बात समझ आ गई। फेयरली का मतलब है, फेयर रिप्रेजेंट का मतलब क्या है कि फेयरली प्रेजेंट करे इन सबको अलॉन्ग विद नोट्स। फेयर प्रेजेंटेशन क्या है, फेयरली प्रेजेंट करो इनको, और साथ क्या कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की डेफिनेशंस के मुताबिक रहो आप। फिर कहता है एप्लीकेशन ऑफ आईएफआरएस विद एडिशनल डिस्क्लोजर व्हेन नेसेसरी इज प्रिज्यूम्ड टू रिजल्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट अचीव आ। कहता है अगर स्टैंडर्ड्स को आप डिस्क्लोजर समेत अप्लाई करते हो ना, जो उसने डिस्क्लोजर कहे हुए हैं, अगर आपने वो सारे दे दिए हैं तो फिर कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी फेयरली प्रेजेंटेड हैं। ये इस जुमले में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी, application of IFRS with additional disclosure when necessary is presumed to result financial that achieve a। लेकिन अगली बात उसने क्या की, अगर एंटिटी ने कोई इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर ली है तो उसको अंग्रेजी लिखकर
सही नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको सही करना जरूरी है। If an entity has used inappropriate accounting policy, तो the entity cannot rectify that inappropriate accounting policy either by disclosure of accounting policy use or by notes or explanatory material। उसको सही ही करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन दे के काम नहीं चलेगा। पॉलिसी गलत लगा ली, नीचे एक्सप्लेनेशन दे रहे हो जी हमने गलत लगा दिया, ये ऐसे होना था या वैसे, नहीं नहीं नहीं, सही यूज करें, ठीक है। कंप्लायंस विद IFRS इंपॉर्टेंट है, ये भी IFRS को कंप्लाई करते हैं। An entity whose financial statements comply with IFRS shall make an explicit and unreserved statement of such compliance in the notes. An entity shall not describe financial statements as complying with IFRS unless they comply with all requirements. यही अभी जो मैंने ओपन की हुई थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पैकेजेस की, इसके अंदर मैं आपको ये दिखाऊं, सबसे पहली लाइन कंप्लायंस स्टेटमेंट होती है। ये सब ना आपके नोट्स हैं नहीं ना सिलेबस में, ऐसे नोट्स है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग वालों के सिलेबस में, ठीक है। हाँ कॉपी पेस्ट ही चलता है। ये देखो स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस पढ़ो जरा, वैसे बता रहा हूं आपको, यहां पे तो कंपनीज एक्ट भी है, आगे जाके ये नोट्स बनाने आपने कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में, अभी नहीं है, ठीक है। अब इधर देखो, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल इन पाकिस्तान कंप्राइज ऑफ IFRS इशूड बाय IASB एज नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट, कि जो कंपनी एक्ट नोटिफाई किए हैं वो वाले, ठीक है। और फिर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, वो तो अभी वैसे हम पर अप्लाई नहीं है। अब ये क्या है, एक्सप्लिसिट आपने एक दावा किया कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद IFRS, तो कहता है आप ये दावा करो, और ये दावा तब करो जब आपने वाकई ऐसा किया है, कंप्लाई किया है, ठीक है। ये लिखा हुआ था बस वहां पे कि एन एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई with IFRS shall make an explicit and unreserved statement, ठीक है, इन द नोट्स, नजर आई थी। और जिन्होंने नहीं कंप्लाई किया वो ये डिस्क्लोजर ना दे, बड़ी मेहरबानी जी, सादा सी बात, सही है। ओके, डिपार्चर फ्रॉम IFRS एक बार रीड ओनली कर लीजिएगा, क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। गोइंग कंसर्न वेरी इंपॉर्टेंट ये, लेकिन अब क्या करें, MCQs बड़ा सवाल आए तो आते नहीं है, वरना ये मैं आपको समझाता हूँ इधर जी। कई दफा आपने पढ़ा गोइंग कंसर्न को जी, क्या गोइंग कंसर्न अजम्पशन है कि अगले 12 महीने में, शॉर्ट रन में, अगले फोरसीएबल फ्यूचर कहते हैं 12 महीने में। भाई देखो जरा, भाई जाग गए हो तो देखो जरा आसपास क्या देख रहे हो, इधर देखो। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है, इन फोरसीएबल फ्यूचर। मुझे पता है कि आप लोगों ने ढीला जब पढ़ना तो मैंने फिर न्यूमेरिकल पे जाना तो फायदा है, अगर पहले न्यूमेरिकल करा देता तो बाद में फिर मेरी किसी ने सुननी नहीं थी, बस खत्म होगी कहानी। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है जी, इन फोरसीएबल फ्यूचर, अगले 12 महीने कहते हैं, अगले 12 महीने में कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही जिससे लगे कि हमारा बिजनेस बंद होने जा रहा है, इसको कहते हैं कि हम गोइंग कंसर्न हैं। गोइंग कंसर्न मतलब क्या है, हम चलते हुए नजर आ रहे हैं। शापर बना रहे थे, अभी तक कोई लॉ पास नहीं हुआ, हम गोइंग कंसर्न हैं, फैक्ट्री लगाई हुई है, तो अब हम नॉर्मल तरीके से, हमने एसेट, करोड़ों रुपए का एसेट खरीदा, मशीन लगाई है, तो नॉर्मल तरीके से उसकी डेप्शन चार्ज करेंगे और उससे बनने वाले शापर को बेच के हम अपने रेवेन्यूज बुक करेंगे और नॉर्मल तरीके से एसेट्स को रियलाइज करेंगे, लायबिलिटीज को सेटल करेंगे नॉर्मल तरीके से, ठीक है। गोइंग कंसर्न वैलिड है। और अगर भाईजान, अगर आज लॉ पास हो गया है, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे हाथ में है, ईयर एंड हो चुका है, वो जो जिस अरसे के अंदर मैंने कहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो रही होती है ईयर एंड के बाद, उस वक्त भी ये इतनी गड़बड़ चीज है कि उस वक्त भी ये बात सामने आ जाए कि लॉ पास हो गया है और शापरों पे क्या लग गई है, पाबंदी, तो फिर आप गोइंग कंसर्न नहीं है। नजर आ रहा है कि अब आप चल नहीं पाएंगे, अब आपको तो बस ये प्लांट मशीनरी बेच, लोया बेच, लैलन बेच, टीन डब्बा बेच, सूखियां रोटियां बेच, सब कुछ बेच के आपको लायबिलिटी सेटल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपके एसेट रियलाइज होंगे जो उस वक्त उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है। हालांकि आप पहले नॉर्मल तरीके से क्या करते थे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अपने एसेट्स को लेकर चलते तो डेप्सिट कर रहे थे, लेकिन हो सकता है भाई जब शापरों में पाबंदी लग गई है ना, तो आपके प्लांट को फिर कबाड़िए नहीं लेके जाना है, फिर उसकी फेयर वैल्यू कोई नहीं, फिर उसकी समझो स्क्रैप वैल्यू भी बचेगी, तो स्क्रैप वैल्यू पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको। यानी गोइंग कंसर्न अजम्पशन इतनी खतरनाक चीज है कि अगर ये इनवैलिड हो गई तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शक्ल बिगड़ जाती है, जो आप बनाते आ रहे हैं वो नहीं रहती। तो दो अजम्पशन, दो पिलर्स हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के,
मेन बेसिक पिलर्स, एक है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ये दोनों हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ये शक्ल है, वरना ये शक्ल आपको नजर ना आती। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज वेरी वेरी खतरनाक। इसका मतलब आसान अल्फाज में समझा रहा हूं जी कि इन नेक्स्ट 12 months नो मटीरियल, चलो मटीरियल छोड़ो, नो अनसर्टेनिटी दैट मे रिजल्ट इन क्लोजर ऑफ बिजनेस। आसान अल्फाज में अगर आपको समझाऊं तो कि आपके बिजनेस के बंद होने की कोई वजह नजर नहीं आ रही अगले 12 महीने में। ठीक है, तो इसको कहते हैं, अगर ये देयर इज नो मटीरियल अनसर्टेनिटी यानी गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज वैलिड, दिस इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ऊपर जो लिखी अंग्रेजी में। ठीक है, इफ इट इज वैलिड एवरीथिंग इज ओके। इफ इट इज वैलिड तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड नॉर्मली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन नॉर्मल वे, जैसे हम करते आ रहे हैं आज तक जिंदगी में। वो 20 साल पुरानी कॉस्ट के ऊपर एसेट पड़ा है, हाँ पड़ा है जी, लेकिन अगर ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड हो जाए, बल्कि एक मिनट, हाँ चलो पहले दूसरी हद पे जाता हूं, और अगर ये इनवैलिड हो जाए तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चलो फिलहाल ऐसे ही लिख देते हैं, दूसरे की बात। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अब प्रिपेयर नहीं होंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन वही अजीब सी वैल्यूज, ब्रेकअप वैल्यूज कह दें, रियलाइजेबल वैल्यूज कह दें, प्रिपेयर्ड ऑन ब्रेकअप वैल्यूज या रियलाइजेबल वैल्यूज या रियलाइजेबल। ठीक है जी, ये अब नॉर्मल वे है। ठीक है, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस बेस पर बनेगी। ठीक है जी, अच्छा सुने जी, सुने गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली बनेगी, और कोई ऐसी बात बताने की लोगों को जरूरत नहीं है कि ये वैलिड है, वैलिड है, बस ठीक है वैलिड है। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है वो इनवैलिड हो जाए तो फिर बड़ी खतरनाक बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी फिर ब्रेकअप वैल्यूज पे, रियलाइजेबल वैल्यूज पे बनेगी। यानी कि आप जो आना है एसेट बेचकर, वो एसेट को उस पर रखो, जो लाइबिलिटी सेटल करने के लिए पे करना है लाइबिलिटी को उस पर रखो। यानी 100 रुपये का क्रेडिटर है, वो कह रहा है 90 दे दो, 90 पे रखो फिर ब्रेकअप वैल्यूज, रियलाइजेबल वैल्यूज। ठीक है, लेकिन एक दरमियाना मामला भी है। वो दरमियाना मामला क्या है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आपने, बहरहाल हम तो पढ़ रहे हैं, अब नहीं पढ़ा जिन्होंने। गोइंग कंसर्न अजम्पशन तो वैलिड है, लेकिन देयर इज मटीरियल अनसर्टेनिटी। छापरों में पाबंदी लगी तो नहीं है, लेकिन शोर बड़ा उठा हुआ है इस वक्त हर तरफ, हर चैनल पे, हर सोशल मीडिया के उस पर फोरम पे, हर जगह पे, हर गैदरिंग में, हर जगह शापर ही शापर डिस्कस हो रहे हैं। ठीक है, क्या बस जी ये बहुत खतरनाक है, ये तो जान ले गए जी, हमारी मछलियों के भी जान ले गए, दरख्तों की भी जान ले गए, भाई जान छुड़ाओ इनसे जी। हर जगह बात चल रही है। अब अभी तक लॉ पास नहीं हुआ, लेकिन देयर इज मटीरियल अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो इस सूरत में वैलिड तो है, बट देयर इज सिग्निफिकेंट डाउट, देयर इज, इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट डाउट, देयर इज सिग्निफिकेंट डाउट that going concern assumption may not be valid. ठीक है, that going concern assumption may become invalid. अगर ये ऐसा है, may become invalid, हो सकता है going concern assumption invalid हो जाए, तो फिर भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो नॉर्मल तरीके से ही प्रिपेयर करो। ठीक है, लेकिन अब ये रोना रो के दिखा दो बस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो नॉर्मल तरीके से प्रिपेयर करोगे, लेकिन डिस्क्लोजर दोगे, बट डिस्क्लोजर ऑफ अनसर्टेनिटी इज मेड, कि जी ये मसला है जी, नजर आ रहा है। ठीक है, और
अगर इनवैलिड नहीं है, वैलिड है, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन नॉर्मल वे, और अगर इनवैलिड हो गई है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन अजीब सी वैल्यूज। लेकिन अगली बात सुनो, इसमें भी डिस्क्लोजर लाजमी है। ये भी बताना होता है कि जी हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन, हम गोइंग कंसर्न नहीं रहे, वो नहीं रहे, ऐसे ही हम गोइंग कंसर्न नहीं रहे, ठीक है जी। और फिर उसकी वजह से बताते हैं और पता नहीं क्या कुछ, ठीक है। तो ये आपने हाईएस्ट 10 में जाके आगे पढ़ना है इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे चूंकि लिखा हुआ था एक लफ्ज़ और थोड़ा सा उसने एक्सप्लेन किया हुआ, तो मैंने भी कर दिया। असल में ये IAS 10 में आप पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड, ये आपका ईयर एंड तो था 1 जनवरी से 31 दिसंबर का, 31 दिसंबर 25, और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी आपके हाथ में है, वो यहाँ पे आपने ऑथोराइज करनी है फॉर इशुएंस, मसलन 31 मार्च 26 पे यहाँ पे खड़े होकर भी गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर इनवैलिड हो गई है तो भाई ये इतना बड़ा मसला है कि जो बनी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको भी फाड़ के फेंक दो और नए तरीके से बनाओ। और अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन तो अभी वैलिड है, लेकिन आपकी मटीरियल सिग्निफिकेंट डाउट आ गए, ठीक है, सिग्निफिकेंट डाउट आ गए, तो भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मत छेड़ो, लेकिन डिस्क्लोजर दे दो डिस्क्लोजर। हालांकि ये बाद में हुआ है इवेंट, ईयर एंड के बाद, लेकिन दे दो। और अगर वैलिड है तो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, ये ईयर एंड से लेके ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर इशुएंस तक, इसकी बात कई दफा हुई है मेरी क्लास में आपके साथ। ये जो हुई है ना, जब मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपको गलती का पता लग गया है तो सही कर लेते हैं, या यहाँ पे खड़े हैं तो आपको डिविडेंड का पता लग जाता है, याद है ना, ये वो एरिया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईयर एंड ये है, और ये डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इशुएंस है, इस तक हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहती हैं। तो इस पीरियड से रिलेट करता है IAS 10। अब आई कैप उठाता है हर चीज, IAS 1 में लिखा हुआ तो उन्हें डाल दिया उठा के, भाई नहीं डालना चाहिए था असूली तौर पे। और ये IAS 10 में आपने पढ़ना भी है, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एज इट इज, वो वहीं पे रखो ना भाई, वहां पे तफसील से पढ़ना है, यहां भी डाल दिया। खैर एनीवेज, तो ये जो टाइम पीरियड है इससे रिलेट करता है IAS 10, और IAS 10 ये कहता है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर इनवैलिड हो जाए तो ये इतना बड़ा मसला है कि ईयर एंड के बाद भी हो तो डिस्क्लोजर नहीं, इनवैलिड हो जाए तो फाइनेंशियल फाड़ के फेंक दो पुरानी, ठीक है। अब पढ़ो जरा यहां से, When preparing financial statements, management shall make assessment of entity's ability to continue as going concern. Entity shall prepare financial statement on going concern basis. Either, अच्छा, entity shall prepare financial statements on a going concern basis unless, कहते हैं going concern basis बनाओ, unless आप बंद करने का सोच रहे हो कंपनी, या आपके पास और कोई वजह नहीं बची, खुद भी आप बंद कर सकते थे बिजनेस, शापर पाबंदी नहीं लगी, लेकिन आपने सोचा नहीं हमने शापर नहीं बनाने, तब भी आप गोइंग कंसर्न नहीं, आपको नजर आ रहा है 6 महीने बाद हमने फैक्ट्री बंद कर देंगे, गोइंग कंसर्न पे ना बनाए। और आप तो चलना चाहते थे लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं बचा, पाबंदी लग गई, लॉ आ गया, नाउ तो गोइंग कंसर्न पे नहीं रहना। अच्छा, इन असेसिंग वेदर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज एप्रोप्रिएट, मैनेजमेंट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर विद एट लीस्ट बट नॉट लिमिटेड टू 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ, तो मैंने इसी को कहा 12 महीने। मैनेजमेंट का असेसमेंट है कि एंटिटीज गोइंग कंसर्न, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करो गोइंग कंसर्न बेसिस पे, मतलब नॉर्मल। अगर एंटिटी गोइंग कंसर्न तो है लेकिन सिग्निफिकेंट डाउट आ गए एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू पर एज अ गोइंग कंसर्न, तो प्रिपेयर तो करो ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, यानी नॉर्मल तरीके से प्रिपेयर करो, लेकिन डिस्क्लोज करो अनसर्टेनिटीज जिसके से डाउट आ रहा है। और एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं रही तो प्रिपेयर करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑन अल्टरनेटिव बेसिस, लिक्विडेशन अकाउंटिंग, मैंने जैसे बोला ब्रेकअप वैल्यूज या रियलाइजेबल वैल्यूज, और डिस्क्लोज करो ये फैक्ट कि हम गोइंग कंसर्न नहीं रहे, बेसिस जी ब्रेकअप वैल्यू पर फाइनेंस बनी है, रीजन शावरों पाबंदी लग गई है, डिस्क्लोजर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो ये मैंने यहां पर लिखे हुए थे। कहां गया जी आपका रिवीजन प्लान, जी, तो ये आपने इंपॉर्टेंट थे पॉइंट्स, ठीक है, ये हमने पढ़ लिए। ऑफसेटिंग में आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ऑफसेटिंग एक्रूअल बेसिस को रीड ऑनली करते जाना, सेपरेट प्रेजेंटेड ड्यू टू एग्रीगेशन, ये रीड ऑनली हैं सारे, एक दफ़ा आपने पढ़ लेने, ठीक है। ऑफसेटिंग इंपॉर्टेंट था, पढ़ा दिया आपको, ठीक है। ये देखें ऑफसेटिंग पढ़ना है, फिर ये रीड ऑनली कर लीजिएगा, मैं पढ़ाता हूँ वैसे। एंटिटी शैल प्रेजेंट अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव एटलीस्ट एनुअली, लेकिन जब एंटिटी चेंज करे, ये वही वाली बात है दोबारा आ गई, ठीक है, तो उसकी रीजन बताए और वही सारी बात। नॉर्मली एंटिटी कंसिस्टेंटली प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 1 year पीरियड, हाउएवर for practical reasons some entities prefer
टू रिपोर्ट फॉर एग्जाम्पल 52 वीक्स पीरियड इन सच पीरियड इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय IS 1। तो रीड ऑनली था, ऊपर पढ़ा है हम ऑलरेडी, तो रेपिटेशन है, यानी ऊपर बात करके इधर फिर हुई पड़ी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर वो कह रहा है कि इसमें ये लाइन आइटम्स जो हैं वो प्रेजेंट कर सकते हैं आप। तो यही तो आपने किए थे, पीपी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल, IFRS 9 आगे शुरू हो गया, IS 28 आ गया, IS 41 बायोलॉजिकल एसेट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड पेएबल्स, प्रोविजंस, या IS 37 पढ़ेंगे। फाइनेंशियल लाइफ ये आगे लिखा हुआ था कि आप अपने रिलेटेड देख लो कि हमने ये किए हैं और बाकियों की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। प्रेजेंटेड आइदर इन स्टेटमेंट और नोट्स, कहता है ये तो फेस पे शो कर दो, लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप नोट्स में भी शो कर सकते हो, ठीक है। नोट्स पे फेस पे शो करो या नोट्स में, ठीक है। जैसे आइटम ऑफ पीपी आर डिसएग्रीगेटेड इनटू क्लासेस इन अकॉर्डेंस विद IS 16। रिसीवेबल आर डिसएग्रीगेटेड इनटू रिसीवेबल फ्रॉम ट्रेड कस्टमर, रिसीवेबल फ्रॉम, ये आगे को ब्रेकअप्स हैं। तो फेस पे ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स इकट्ठे कर दो, आगे नोट्स में जाके आप बता दो ये डेटर्स वाले हैं, ये एम्प्लॉयज वाले हैं, वगैरह वगैरह। क्या हंसने की बात, क्या मुस्कुराहट आ रही है, समझ नहीं आ रही? जूता उतार के हंस रहे हो हैं, जूता उतार के हंस रहे हो, लोगों का जूता उतार के हंस रहे हो, मतलब फजूल में ऐसे ही बस, और कुछ लाभ नहीं रहा, जुतियां लाई जाते हैं एक दूसरे की। मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे हैं इस वक्त, लेकिन थोड़ा सा होल है प्लीज। इन्वेंट्रीज आर डिसएग्रीगेटेड इन अकॉर्डेंस विद IS 2, ठीक है जी, कि वो मटेरियल की अलग, वर्क इन प्रोसेस की अलग, फिनिश गुड्स की अलग कर सकते हैं। ये कुछ उसने बताया है कि इनको नोट्स में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ चीजें फेस पे शो करें, कुछ नोट्स के अंदर। करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आखिरी बात है, ठीक है, देख लो देख लो ये करंट नॉन करंट की। उसके बाद फॉर्मेट्स तो आपको मतलब रीड कर लेने हैं। फॉर्मेट्स ये किसके हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस के रीड किए हुए हैं आपने। असल में वो दो फॉर्मेट बना था ना P&L, एक बाय नेचर और बाय फंक्शन, तो वो फिर लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। इसलिए मतलब क्या रहेगा, सिर्फ ये 35 से 37 तक करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन है, अलॉन्ग विद एग्जांपल टिल रीफाइनेंसिंग, ठीक है, ये लिखा हुआ मैंने। कहता है बुक के ऊपर, कहता है जी इंपॉर्टेंट लिखवाएं। यार सिर्फ तसल्ली हो रही है मेरी, कर लेने दो प्लीज, ठीक है। अच्छा बस ये करके फिर सवाल करते हैं, उसके बाद सुने, उसके बाद जी बैटरी का मसला हो गया। पॉज करें जरा, पॉज जी। करंट एंड नॉन करंट डिस्टिंक्शन, व्हेन एंटिटी शैल प्रेजेंट करंट एंड नॉन करंट एसेट्स, current and non-current liabilities, so as separate classification in balance sheet, except when presentation based on liquidity provides information that is reliable and more relevant। मसलन हमने जो बैलेंस शीट बनाई थी वो कैसी बनाई थी जी हमने यूं बनाया था जी, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है जी, उसके अंदर पीपी वगैरह आ गया, फिर करंट एसेट्स, एसेट्स के अंदर जो है वो फिर अब हमारी तरतीब ये थी, मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ कि हमने लिखा था यूँ पीपी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल एसेट्स, फिर ऐसे चल के आगे हमने कहा था जी इन्वेंट्री, फिर हमने कहा था जी डेटर्स, फिर हमने कहा था कैश एंड बैंक, ऐसे ही है ना, बैंक कैश। अब ये बाइफरकेशन करके चलनी है, उसने कहा ऐसे करके बनाओ। हमने कहा जी ठीक है ऐसे बनाएंगे, लायबिलिटी में भी ऐसे ही। लेकिन कहता है कि अगर आपको लगता है कि ज़्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन ऐसे मिलेगी कि आप यूँ बना दें, एसेट्स की हेडिंग दें और यूं लिखें जी कैश, फिर बैंक, फिर डेटर्स फिर बायोलॉजिकल एसेट्स, वो तो ऊपर किसी भी तरह से आ सकते हैं, पीपी वगैरह। इसको कहते हैं इसको कहते हैं लिक्विडिटी का ऑर्डर। तो अगर आपको लगता है कि ये ऑर्डर ज्यादा बेहतर है तो ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे करंट नॉन करंट में बाइफरकेट करके लिखना है, ये उसने एक ऑप्शन दिया, ठीक है। बात यहां शुरू नहीं होती, बात तो आगे शुरू होती है। वालों कह रहे हैं विच एवर मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन इज ऑप्टेड, एंटिटी शेल डिस्क्लोज द अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड और सेटल्ड आफ्टर मोर देन फॉर ईच ऑफ द एसेट लायबिलिटी लाइन आइटम दैट कंबाइंस अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड और नो मोर देन 12 मंथ आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। एंड वो कहता है कि 12 महीने वालों को अलग ही रखना है, और अगर इस अप्रोच पे चलेंगे तो फिर अलग से नोट्स बताना पड़ेगा, ठीक है। कि कोई अगर एसेट है, जैसे डेटर्स है, मतलब जैसे कोई भी ऐसा एसेट या लायबिलिटी है जो अगले 12 महीने में पे या सेटल होना है, जैसे प्रीपेड रेंट है, तो उसको फिर नोट्स में बताना पड़ेगा। यहाँ पे तो हम कर लेते हैं ना करंट नॉन करंट बाइफरकेट, अच्छा हो जाता है। अगर ऐसे बनाओ तो फिर नोट्स के अंदर बता देना। एनीवेज आपने करंट और नॉन करंट को अलग अलग रखना है, 12 महीने के अंदर अंदर वाले करंट में और उसके बाद वाले नॉन करंट में आया करते हैं, ठीक है। एंटिटी शैल क्लासिफाई एन एसेट एज करंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब कब एंटिटी एसेट को करंट कहे, कब एंटिटी एसेट को
एज करंट क्लासिफाई करे, कहता है व्हेन इट एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज द एसेट और इंटेंड्स टू सेल इट इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या जी? नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। डेटर्स आपने 3 महीने के लिए रखे, 6 महीने के रखे, साल के लिए रखे, आपका क्रेडिट पीरियड तो 3 महीने था, लेकिन 3 साल हो गए बंदा पैसे नहीं दे रहा, तो आप उसको नॉन करंट में नहीं डाल देते, क्योंकि आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ये कहता था कि ये नॉर्मली हमारे ट्रेड डेटर्स हैं, ये तो 6 महीने के अंदर अंदर पैसे दे देते होते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मल ट्रेडिंग ऑपरेशन, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एंटिटी एक्सपेक्ट करती है टू रियलाइज द एसेट और या इंटेंड टू सेल और कंज्यूम, जैसे इन्वेंट्री है इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, तो उसको करंट में रखिए। अब इन्वेंट्री आपने करंट में रखनी है भाई, 1.5 साल नहीं बिकी, पड़ी हुई या नहीं, को गाग लग रहा, नॉन करंट में तो नहीं रख देंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट, इट होल्ड्स द एसेट प्राइमरीली फॉर पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, करंट में रखो, ठीक है। होल्ड कर रहे हो एसेट प्राइमरीली फॉर ट्रेडिंग पर्पस, एक्सपेक्ट कर रहे हो टू रियलाइज द एसेट विद इन, रियलाइज हो जाएगा, एक्सपेक्टेड है कि रियलाइज हो जाएगा एसेट विद इन 12 मंथ्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, ठीक है, करंट में रखो। या फिर एसेट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट एज डिफाइंड इन IAS 7 unless asset is restricted from being exchanged or used to settle liability at least, किसी ने पाबंदी लगाई है हुकूमत ने, तो फिर इसको करंट में ना रखें। सही है, इतना कैश हुकूमत ने कहा ये यूज ही नहीं करना, ये जो आपने फलां जगह से कैश रिसीव किया इसको आपने यूज नहीं करना, इसको अपने पास रखें बैंक फलाने में अलग करके, हुकूमत तो कह सकती है, तो उसको फिर आप नॉन करंट में रख लें, और ठीक है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत आसान है, आपने इनको करना है, और कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेना। लाइबिलिटीज़ को कब आपने क्लासिफाई करना है? एंटी शेल क्लासिफाई लाइबिलिटी एज करंट, कब जी? कब? व्हेन इट एक्सपेक्ट्स टू सेटल द लाइबिलिटी इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। भाई 3 महीने में पैसे देते थे, नहीं बन पा रहे तो साल भी गुजर जाए, ख्याल है क्रेडिटर को आप नॉन करंट लाइबिलिटी में नहीं ले आते। फिर भी होल्ड कर रहे हैं लाइबिलिटी फॉर, वही वाली बात, पर्पज ऑफ ट्रेडिंग, लाइबिलिटी इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 months after reporting date, या it does not have an unconditional right to defer settlement of liability for at least, does not have right to defer settlement of liability for at least 12 months after reporting date। कहता है जी आपको लोन आपने अगले 12 महीने में पे करना ही करना है, और आपके पास कोई राइट नहीं अनकंडीशनल कि आप इसको डेफर कर सके, तो करंट लाइबिलिटी में शो करेंगे। एंटी शेल क्लासिफाई ऑल अदर लाइबिलिटीज एज नॉन करंट, ऐसे ही ऊपर भी लिखा हुआ था, एंटी शेल क्लासिफाई ऑल अदर एसेट्स, यानी कि करंट एसेट की डेफिनेशन दी IAS 1 ने, और कहा इसके अलावा वाले सारे नॉन करंट। करंट लाइबिलिटी की डिफाइन करने की कोशिश की उसने, कहा बाकी सारी की सारी नॉन करंट, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिखी हुई हैं एग्जाम्पल्स समेत, ये वाली चीज़ें पढ़ने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात, सचमुच आखिरी बात है, शायद कोई एक आधी बात इससे आगे आ जाए, वैसे अभी देख लेते हैं, लेकिन ये वैसे इंपॉर्टेंट बातों में ये आखिरी बात। सुनो, मिसाल के तौर पे हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2025, और हमारी बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज़ या करंट लायबिलिटीज़ हो सकती हैं, दोनों तरह की। हमारा एक लोन नज़र आ रहा है, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में। वो क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि एग्रीमेंट के मुताबिक हमने उसको, मसलन ये अभी हमारे सिर्फ हमारे हाथ में 31 मार्च को हमने इनको साइन करना है फॉर इशुएंस, ठीक है ना, ओके। और हमें बताया जा रहा था कि हमने मसलन इस लोन को, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इस लोन को हमने पे कर देना है बिफोर 31 दिसंबर 2026, ठीक है। तो इससे पहले चूंकि हमने इस लोन को पे कर देना है, तो ये लोन अब कहाँ क्लासिफाई करना चाहिए हमें? करंट में। सही हुआ है, ठीक है। अब अगर ये लोन जो करंट में है, अभी आपके पास ही हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और आपने बैंक से जाके मिन्नत तरला करके कहा भाई ये जो है ना, ये इसको जरा उठाकर इधर ले जाएं, और ये जो रिक्वेस्ट है ये आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इशू होने से पहले कर दी है, तो अब आप क्या कर सकते हैं? इस लोन को उठा के नॉन करंट में वापस ला सकते हैं, ठीक है। एक छोटी सी बात थी, बहरहाल पढ़ ले जरा इसको। रीफाइनेंसिंग
ये क्या है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही थी यहाँ पे कि एंटिटी शैल नॉट क्लासिफाई डेफर्ड टैक्स। अब ये IAS 12 में लिखा हुआ है, ठीक है। IAS 12 कहता है भाई मैंने मैसेज नहीं कराया है, 12 बजे क्लास शुरू होनी है, तुम लोगों को बैठे रहो बेशक। एंटिटी सुनो सुनो, वो कहता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हो तो नॉन करंट में शो करना होता है, डेफर्ड टैक्स एसेट हो तो नॉन करंट में शो करना होता है। ये आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है। Entity classifies its financial liabilities as current when they are due to be settled within 12 months after reporting date, even if the original term was for period longer than 12 months. आपने एक लोन लिया था 25 साल के लिए, अब 24 साल गुजर गए हैं और 25वां साल अगला साल है, तो अब आप उसको कहां पे शो करोगे? ओरिजिनल टर्म तो उसकी 25 साल थी, लेकिन अब क्या हो गया भाई, वो अमाउंट ड्यू हो गई अब, ठीक है। Even if agreement to refinance or reschedule on long term is completed after reporting period and before financial statements are authorized for, कहता है कि agreement to refinance जो है या reschedule भी है, आप ये गड़बड़ होगी, ठहरो ठहरो ठहरो। कहता है entity shall classifies financial liabilities as current when they are due to be settled within after reporting date, even if original term was for period longer than 12 months and an agreement to refinance या reschedule payment on long term basis is completed after reporting period and before financial statement are authorized for issuance। लेकिन एक बात फिर उन्हें एडिशनल कर दिया आगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स क्लासिफाइड एज करंट फॉलोइंग इवेंट्स आफ्टर ईयर एंड वुड नॉट अफेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी, रीफाइनेंसिंग ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, रेक्टिफिकेशन ऑफ ब्रीच and granting by lender the period for grace to rectify breach of a long term loan agreement ending at least। तो यहाँ पर आकर अब वो जो बात की थी उसको मैं अब उल्टा रहा हूँ। हमारे इस पीरियड में IAS 10 लगता है। अब IAS 10 आपने पढ़ना है आगे, चूंकि ये भी बात वहीं पे होनी चाहिए थी, बहरहाल पढ़ी, अब क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी सुन लो। IAS 10 ये कहता है कि ईयर एंड के बाद आपका कोई ऐसा इवेंट हो जो ईयर एंड पर एग्जिस्ट करता था, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग वालों ने पढ़ लिया है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ना अभी आया फाइनल अकाउंट्स में, ये उनका असल में आपका पढ़ा है। आप क्या करूं, पढ़ा है तो वो दे सकता है पर्चे में, तो डर की वजह से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। सुनिए जरा, इधर जरा सुनिएगा जरा, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। IAS 10 वैसे आपने नहीं पढ़ा हुआ, IAS 10 जो है वो जिन्होंने पढ़ा हुआ उनको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ये पीरियड वो है जिसमें ईयर एंड हो चुका है लेकिन फाइनेंशियल अभी हमारे हाथ में। IAS 10 कहता है इस दौरान, भाई जरा जाके जरा सुन लेना, आखिरी बात बड़ी अहम है, समझ नहीं आनी, फिर एक जुमला है फिर वहां से समझ आ जाएगा। कहता है इस दौरान कोई ऐसा इवेंट हुआ है जो एग्जिस्ट करता था इधर, बस पता इधर चला है। मसलन स्टॉक चोरी हो चुका था, हमें पता यहां चला है, डेटर बैड हो चुका था, हमें पता यहां चला है, तो कहता है कि ये एडजस्टिंग इवेंट है, इसकी एंट्री कर लो, ठीक है ना। ऐसे ही अगली बात, ये करंट लायबिलिटी है, ठीक है, लेकिन ईयर एंड के बाद आपने बैंक से मिन्नत तरला करके इसको नॉन करंट करा लिया है, तो ये एडजस्टिंग है, इसकी एंट्री करें। अब यहां पे आके मसला पड़ता है, क्या हमारा लोन नॉन करंट में गया है उस एग्रीमेंट की वजह से, जो एग्रीमेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट हुआ है, तो उसकी वजह से इसको करंट से नॉन करंट में नहीं लाना। हां, अगर आप यही एग्रीमेंट ईयर एंड से पहले कर लेते देन इट वाज ओके, फिर कोई मसला नहीं था, ठीक है। अब देखो जरा कहानी खत्म। अगर इधर खड़े होकर बैंक से तरला करके कहा कि बैंक इसको आप इधर रीपे कराने की बजाय इधर ले जाओ, तो इसको उठाकर ले आओ नॉन करंट से ब्लू, ये ग्रीन, नॉन करंट से नॉन करंट में। लेकिन अगर आपने इधर खड़े होकर एग्रीमेंट किया इधर कि बैंक इसको इधर पे होने की बजाय इधर पे कर दो, मतलब इधर हमसे ले लेना, थोड़ा अरसा ज्यादा कर लिया, तो ये चूंकि रीफाइनेंसिंग वो इवेंट है जिसकी वजह से इसमें चेंज आना था, और रीफाइनेंसिंग ईयर एंड पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो इसलिए इसको आपने नॉन करंट में नहीं फेंकना। अब ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये दोनों बातें, गोइंग कंसर्न वाली बात भी जो आई थी और ये भी असूली तौर पर IAS 10 के साथ कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पढ़नी चाहिए, लेकिन वो आके करता है IAS 1 उठाया और उठा के फेंक दिया। थोड़ी सी बात इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। ले जी, अब वो MCQ आ सकता है इसको, ओके। अब पढ़े इसको, अब पढ़े जरा क्या कह रहा है जी, अब पढ़े जरा। Entity classifies its financial liability as current when they are due to be settled within 12 months, even if original terms was longer, and
even if an agreement to refinance or reschedule on long term basis is completed after reporting period and before फाइनेंशियल स्टेटमेंट authorized for issuance। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाथ में है, लेकिन ये एग्रीमेंट कब हुआ है? आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। तो फिर ये आप करंट से नॉन करंट में नहीं ला सकते, और अगर ईयर एंड से पहले हो जाए तो ला सकते हैं। गॉट इट? अब ये बात कर रहे हैं आगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटी फॉलोइंग इवेंट्स आफ्टर ईयर एंड वुड नॉट अफेक्ट क्लासिफिकेशन। Refinancing after year end would not affect the classification. Refinancing agreement जो किया है after reporting date will not affect. Rectification of breach after reporting date will not affect. Granting by lender of a period of grace after reporting date will not affect. यानी कि reporting date के बाद कुछ भी ऐसा हुआ है तो उसको करंट से नॉन करंट में उठाकर मत लाना। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में ये दोनों बातें हैं, ये जो मैंने कहा है ना, दोनों बातें ये इसकी एक्सप्लेनेशन में पड़ी है। Refinancing of financial liability means postponing the due date of repayment। ठीक है, इट विल बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट इफ, कब नॉन करंट में कर सकते हैं हजरत? इफ एग्जिस्टिंग लोन एग्रीमेंट इंक्लूड्स एन ऑप्शन टू रीफाइनेंस वेयर ऑप्शन एनेबल्स डिले, ऑप्शन इज एट डिस्क्रिप्शन ऑफ एंटिटी एंड एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रीफाइनेंस। और अगली बात असल में क्या है? एग्रीमेंट इज ऑब्टेन्ड बिफोर ईयर एंड। अगर ये हो तो फिर इसको नॉन करंट में रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको नॉन करंट में नहीं लाना, कब? अगर एग्रीमेंट अलाउइंग रीपेमेंट टू बी डिलेड बियॉन्ड 12 मंथ फ्रॉम डेट is obtained after reporting date but before approval, तो फिर इसको नॉन करंट में लाने की इजाजत नहीं। ठीक है, ये जनाब हमारी रीफाइनेंसिंग थी। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस इतनी सी बात आप याद रखना, ठीक है, कि अगर आपने रीफाइनेंसिंग करवा ली है बिफोर ईयर एंड तो फिर अपने लोन को नॉन करंट में रख सकते हो, चाहे उसका वैसे अगला साल आखिरी बन रहा था। लेकिन अगर ईयर एंड के बाद आपने रीफाइनेंसिंग करवाई है और अभी फाइनेंशियल में आपके हाथ में हैं, अभी आप कर सकते थे, तो इसको आपने करंट से नॉन करंट में, अब चूंकि ये सवाल में यहां पे ये किताब में चूंकि डाला हुआ है ICAP ने, तो आपके फाइनल अकाउंट में ये एडजस्टमेंट आ सकती है कि एक लॉन्ग टर्म लोन कहानी बनाए, उसको अगले 12 महीने में रीपे करना है तो करंट में डालना है, और आगे ये वाली कहानी डाल दे। अब इसमें से कहानी नंबर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर कहानी नंबर 2 हुई तो वो धोखा होगा। आपने रीफाइनेंसिंग ली है आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, लेकिन फाइनेंस आपके हाथ में है, तो उसको करंट में डालने की इजाजत, नॉन करंट डालने की इजाजत नहीं है, करंट में ही रखना। ओके, सही है, ये एडजस्टमेंट बन सकती थी, इसलिए एहतियातन करा दिया इसको। क्या क्वेश्चन में भी आया हुआ सर जी, बड़ी बात है जी। अभी शेयर कैपिटल के अंदर भाई ये चीजें होती हैं, चेंज कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ये होता है सिंगल स्टेटमेंट वर्सेस 2 स्टेटमेंट्स, प्रेजेंटेशन स्टेटमेंट्स, आइदर स्टेटमेंट्स और नोट्स, एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस, फॉर्मेट 2 तरह के हैं, ये मैंने बता दिया हुआ है, पहले करा दिया है अव्वल तो, ये हमने सवाल में किया था, नाम क्या था पता नहीं सवाल का, नाम भूल गया, ठीक है, सवाल का नाम 6वां सवाल था, ये पता नहीं क्या है। ये एक सवाल जो हमने दोनों मेथड से किया था, याद है? एक्सपेंस क्लासिफिकेशन, एक्सपेंस बाय फंक्शन या बाय नेचर, तो ये फॉर्मेट्स आपको याद है जी। मेंगोरा वाला सवाल, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर बाकी ये चीजें देखें मैंने, इससे आगे कोई नहीं, आपको 635 और 37 के बाद मैंने फिर सिर्फ फॉर्मेट्स 39 और 40 से बताए, उसके अलावा कुछ पढ़ने को नहीं बोला आपको। तसल्ली अगर अपनी चाहिए तो एक बार पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा। इन फॉर्मेट्स को जस्ट रीड कर लेना एक बार, ये आपने सब बनाए हुए हैं, ठीक है। हाँ, कि ये जो तरतीब होती है, ऐसे नोट्स शुरू होते हैं जिसमें लीगल स्टेटस एंड नेचर का नोट क्या है आपके, ये नोट्स आपके लिए सिलेबस में है नहीं, आते नहीं है। बहरहाल लीगल स्टेटस नेचर क्या, अगर पहली लाइन में लिखा हो ना इट इज अ लिस्टेड कंपनी, तो वही आप भी नोट नंबर 1 डाल दें, इट इज अ लिस्टेड कंपनी, वही वाली लाइन लिख दें, बन गया लीगल स्टेटस एंड नेचर। फिर स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस क्या है आपके लेवल पे, तो सिर्फ यही है कि दीज फंड्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS, कंपनीज एक्ट तो लगता नहीं है। और उसके बाद वही नोट्स, PPE का नोट, आगे जो नोट आपने बनाया, ISET का नोट, जो भी नोट बनाए हैं, लेकिन ये सिलेबस में है नहीं, सिर्फ P&L और बैलेंस शीट बनवाता है आपसे, ठीक है। लेकिन इसको एक नजर जस्ट देख लेना, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, ठीक है। ओके, बस सिर्फ फॉर्मेट को एक नजर देखना है, रीड फॉर्मेट्स, ठीक है, एक दफा, उसके बाद आगे क्वेश्चंस मौजूद है। ओके, अब जी MCQs कर लें जल्दी से। MCQs तो न्यूमेरिकल है ना? अच्छा चलें, ठीक है, चले ठीक है जी। MCQs खोल तो लूं मैं, शुक्र है थोड़े से हैं, कोई नहीं, हो जाता है। होमवर्क अब फिर कब डिस्कस करूंगा होमवर्क? बस नहीं बेटा, मीटिंग में नहीं, अभी करा दूंगा, थोड़े से करने हैं, इसमें से हो जाएंगे।
अभी ये सवाल जो बेटा आधे घंटे में हो जाना है, रिलैक्स हो जाओ, क्या हो गया यार, आधे घंटे में सवाल हो जाना है, ठीक है, इतना आसान सवाल है जी। भाई पूछ रहे हैं अगर फाइनल अकाउंट्स के अंदर बिल्कुल भी ना लिखा हो कि कंपैरेटिव शो करें और आइए सेट की एडजस्टमेंट आ जाए तो फिर 3 साल की बैलेंस शीट बनाएं, बिल्कुल बनाएं, लेकिन वो नहीं करेगा मिक्स इसलिए इंशाल्लाह, ठीक है ना, टेंशन ना लो, उसने नंबर भी तो जस्टिफाई करने होते हैं। नहीं, 2 साल की भी तब बनानी है कि जब वो खुद कहे, आइए सेट में भी वो बता देता है, तो आप इतनी बात ज़हन में रख सकते हैं कि जब तक कंपैरेटिव ना कहे आप ना बनाया, बस सुकून रखें जिंदगी में, ठीक है, ओके। अच्छा जी प्रिपेयर करें सीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑन फॉर द ईयर 31 दिसंबर 25 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट, ठीक है जी। तो इसका मैंने फॉर्मेट पहले ही बना लिया है जी। क्या है जी, सवाल पढ़ने के बाद हलवा ही होगा सवाल, कोई जलवा सवाल था भी थी पूरी अटेम्प्ट के अंदर। अब आप कहोगे ये अटेम्प्ट में तो आसान था, हमारी भी मुश्किल आएगा, क्यों, कहां से आएगा मुश्किल, और यार सिलेबस तो वही है, तो पढ़ लिया है। अब फेल होने की वजह आपने ढूंढनी है, फेल होने की वजह आपने ढूंढनी, ठीक है ना, क्योंकि और वजह मेरे पास तो अब है कोई नहीं। तो पर्चे के बाद अगर कोई खुदा ना खास्ता, वैसे तो ऊंट जबा करना है ना, सारे पास हो, कोई रह भी जाता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो वो फिर पर्चे के बाद ये आके ना पूछा करे उस्ताद से, सर समझ नहीं आ रही, समझ तो सबसे ज्यादा मैं जब भी जिंदगी में पर्चे देता था, सीए के जितने पर्चे दिए, हमारे 20 पर्चे थे, आपके शायद कभी 21 थे, कभी ये चलता रहता है, कभी 21 हो गए, कभी 19 हो गए, हमारे 20 थे, हमने 20 पर्चे मैंने दिए थे। उन 20 में से किसी एक पर्चे में ऐसा नहीं हुआ कि पर्चा दे के आया हूं और मुझे लग रहा हो कि मैं पास हूं और फेल हो जाऊं। ऐसे तो कई पर्चे थे कि मुझे लगा फेल हूं और पास हुआ, मैं सही बता रहा हूं। 20 पर्चों में ऐसे कई दफा लगा पर्चा देने के बाद, ले भाई उस्ताद प्रोग्राम तो गए फेल हैं, लेकिन रिजल्ट आने में पास होता था। ये तो कई दफा हुआ, 2 3 4 पेपर में, ज़हन में ज्यादा भी हो सकते हैं, हर पेपर में वैसे तो लगता है, ठीक है ना, लेकिन कई पेपर ऐसे जहन में आते हैं कि जिनमें लगता था उस्ताद जी नहीं बच दे, आज तक काम हो गया, अल्लाह खैर करे, 1.5 महीने बाद दुआएं की, ठीक है, लेकिन पास हुए। पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे हो कि ये पास है और वो फेल हुआ हो। और जब फेल होता था, होते हैं पेपर, मेरे भी फेल होते आए हैं, नॉर्मल बंदे के सीए में हो जाते हैं पेपर फेल, अच्छे लोग लायक लोग होते हैं, उनका नहीं होता, मेरे जैसा को तो हो जाते हैं। बट बस ये है कि आर्टिकल मुकन के नाल ही पर्चे मुक जान, ये इंपॉर्टेंट है। एक रहा, अगली बार दूसरे के साथ मिला के कोई नहीं, दे दो, टाइम अपना कवर रखना है, खैर है, हो जाता है कभी कभी पेपर ऊपर नीचे। तो पेपर फेल होने वाला मुझे पता होता था कि मैंने क्या चवल मारी है, कहां पे मसला किया है, और उसके बाद रिजल्ट के फौरन बाद में फिर रिजल्ट तक वेट करता था इस उम्मीद पर मैं भी हो जाए। नहीं होता था तो पता होता था कि ए चवल मारी, ए मारी, बैठ के फिर कर लेते थे पढ़ाई। लेकिन ये जो बच्चे आते हैं ना बाद में, सो समझ नहीं आ रही है कैसे फेल हुए, मैं मानता ही नहीं उस बात को, नहीं, बहुत मुश्किल होता है ये, ठीक है ना। इल्यूजन्स में ना रखें ना खुद को 1.5 महीना, तो फिर ऐसा मसला नहीं होता, सब्ज बाग ना दिखाया करें खुद, ठीक है, ओके। हाँ जी, सवाल का फॉर्मेट है, इनकम स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। 20 मिनट में ये सवाल हो सकता है, ठीक है। सवाल पढ़े, अच्छा आप जल्दी से 20 मिनट में से 1 मिनट आपका पढ़े भाई, अपने अपने सफे से पढ़ो ना। यार सर आसिफ का भी जवाब आ गया, या अल्लाह खैर, मैंने नहीं लगता। भाई सर ने बहुत अच्छा फेवर कर दिया, सर ने कहा है कि क्विज स्टार्ट कर दूंगा मैं, नहीं कर देंगे ना सर फिर, बाकी मैं मैसेज करवा रहा हूँ बच्चों को, और नया कॉन्सेप्ट में 11:30 ही शुरू करूँगा अगर 10 मिनट पहले हो भी जाए तो। लेकिन आप एहतियातन ना, मेरी राय है 11:20 तक चले जाइएगा, अगर कुछ बातें रहती होंगी तो वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसमें वसीयतें ही चल रही होंगी, नसीहतों का टाइम तो खत्म हो गया, वसीयतें चल रही होंगी। सवाल पढ़ें, सवाल पढ़ें जी, आप 15-20 मिनट में कोशिश करें सवाल हो जाए, तो फिर MCQs करके मेरी जान छोड़ दें।
भाई मैसेज आया आपको? 12 बजे है ना, 12 बजे का तो कहा है, आप खुद सोच लें। आज आपका बहुत टाइम थोड़ा है, फिर कल इंशाल्लाह आप सुबह 6:45 से आप ही आएंगे रात 6:45 तक। बाकी तो फिर उम्मीद है एमए को भी खत्म कर लूंगा ना फिर। अच्छा जी, पढ़ें जल्दी से यार, जल्दी से पढ़ें, टाइम नहीं है, जल्दी करें। मैसेज सुन लिया मैंने, जज़ाकल्लाह। सर को जज़ाकल्लाह बोलना है। एक पपी इधर एक उधर, वो मैं खुद कह दूंगा यार। भाई कहाँ है वसीम? उसे को सिर्फ चाय बिस्किट तो कर लो यार। तुम लोगों ने टाइम ही गलत है क्लास का, है ना? टाइम ही गलत है क्लास का। शाम में बहुत ऑप्शंस होते हैं। नजर ना आना मुझे यहाँ पे, अगर खत्म हो गया तो, और अगर ना हुआ तो कल कोई छुट्टी ना करे। अच्छा सुने भाई, पढ़ लिया सवाल यार, टाइम जाया कर रहे हो। हाँ ना यार, फजूल इस टाइम में नहीं है टाइम। एक बार बच्चों देखो, आगे रिक्वेस्ट किया सर से, उन्होंने क्लास आगे की, अब तुम लोग फजूल टाइम जाया कर रहे हो। फॉलोइंग समराइज ट्रायल बैलेंस ऑफ कोयला लिमिटेड फॉर द ईयर 31/25 है। पीपीई, इन्वेंट्री, डेटर्स, प्री पेमेंट्स, बैंक डिपॉजिट, कैश एंड बैंक, कॉस्ट ऑफ सेल। ओ, इसका मतलब इन्वेंट्री कौन सी इन्वेंट्री है? क्लोजिंग। और ये परपेचुअल टाइप सिस्टम चल रहा है इनका, ठीक है ना? फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्शन भी क्लोजिंग है। सुभान अल्लाह, डेप्शन निकालने की जरूरत है। गलती हो सकती है, सही करनी पड़ जाए, लेकिन वैसा फिलहाल कोई मसला नहीं। प्रोविजन फॉर, यार इतना आसान सवाल कैसे दे सकते हैं? आई क्या जैसे इस दफा देगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आसान ही होगा, टेंशन नहीं लेनी आप। अच्छा अच्छा गुमान रखना, ठीक है जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, शेयर कैप, हमने वैसे बहुत ऊपर के लेवल की तैयारी कर ली है इंशाल्लाह, ठीक है? तो आप लोग इंशाल्लाह इसमें से 70-80% मार्क्स ले ही लेंगे। ऊपर ले लेना, अगर ऊपर आ रहे हो तो ले लेना, लेकिन इससे कम नहीं होंगे इंशाल्लाह। शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, ओपनिंग है या क्लोजिंग? ओपनिंग है या क्लोजिंग? अगर नीचे क्या पढ़ा नहीं है तुमने सवाल? नीचे दी हुई है एडजस्टमेंट, यूं बोलो, नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है, इसलिए ये क्या है? ओपनिंग, ठीक है? क्लोजिंग हम निकालेंगे। और एक्यूमुलेशन के साथ डेट ना लिखता तो फिर नीचे कोई रेट वगैरह था ही नहीं, तो हम क्लोजिंग करते, लेकिन उसने डेट लिख के टेंशन खत्म कर दिया आपकी, ठीक है? अच्छा, ट्रेड क्रेडिटर्स हैं। अच्छा, प्रोविजन अलग आ रही है और डेटर्स अलग है, तो इसका मतलब ये ग्रॉस डेटर्स हैं और ये प्रोविजन है। ऐसे ही ये कॉस्ट है और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है। समझ आ रही है? ओके। फिर एक्रूअल्स, पेबल्स और सेल्स। चलें जी, अब हमारी तरतीब तो होती है एडजस्टमेंट्स पढ़ते जाते हैं और फिर ट्रायल से फिगर्स उठाते हैं। आपने ये सवाल पढ़ लिया, इसलिए मैं एक बार सवाल पढ़ूं फिर उसके बाद उसको करूं, ये टाइम मैं बचा रहा हूं, अगर आप इजाजत दें तो। ठीक है, सवाल पढ़ लिया ना? अब हम मिलके पढ़ते हैं, करते हैं, इसी दफा कर लेंगे फिर, ठीक है? ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द फिजिकल काउंट, इट वॉज, पता लगा कि गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर कॉस्टिंग 7 मिलियन। अब फौरन दिमाग में, जब खरीदी गई थी तो उसकी एंट्री की आपने, खरीदी गई की एंट्री बोलो ना, परचेज नहीं ना, परचेज नहीं ना, ऊपर कॉस्ट तो सेल आ रहा है ना, तो परपेचुअल वाली एंट्री करो ना। इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, ये खरीदी गई थी तो ये एंट्री हुई थी। हैड बीन रिटर्न टू सप्लायर ऑन, हमारे साल का आखिरी दिन, लेकिन ये रिटर्न नहीं हुई, रिकॉर्ड। अच्छा, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट में ये पता लगा है, तो मतलब रिकॉर्ड्स वाली इन्वेंट्री जो है उसके अंदर ये पड़ी थी, रिकॉर्ड में आ रही थी, गिनती की तो नजर नहीं आई, पता किया तो पता लगा हो ये तो वापस हो गई। अब होना क्या चाहिए था? अच्छा, मैं ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग करना चाह रहा हूं, लेकिन साथ में कोई वर्किंग भी मैं चाहता हूं, ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग यहां कर लें। कोई अगर कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह की वर्किंग करनी पड़ जाए तो वो फिर वन नोट में कर लेंगे, ठीक है ना? तो वर्किंग नंबर 1 मैंने ओपन कर लिया जी। एडजस्टमेंट 1 के लिए ओरिजिनल होना क्या चाहिए था? अच्छा, आप देखो ये ना पर्चे के अंदर आप डायरेक्ट किया करो, ठीक है ना? होना क्या चाहिए था? दिमाग में रिटर्न, रिटर्न की एंट्री करो ना, रिटर्न की एंट्री बेटा, इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, खरीदने की एंट्री है। रिटर्न की एंट्री उलट करो, क्रेडिटर डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट होना चाहिए था। और व्हाट हैज बीन डन बाय अकाउंटेंट, जरा वो दूर करके लिख दें, डन बाय अकाउंटेंट जी। व्हाट हैज बीन डन बाय अकाउंटेंट, नथिंग, शुक्र है,
जो कुछ नहीं करता ना जब, तो बड़ा अच्छा करता है। तो हम फिर रेक्टिफाइंग एंट्रीज किया करते हैं। तो ये जनाब आपके साथ कर रहा है और ये करेगा उम्मीद है रेक्टिफाइंग एक्टिविटीज रेक्टिफाइंग कैश फ्लो होने लगे हैं ना, रेक्टिफाइंग एंट्रीज। हाँ जी, तो क्या होना था, टाइम बचा रहा हूं मैं, चलो लिख ही देता हूं। क्रेडिटर डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से जी, 7 से, मिलियन में ही चलाओ। ये होना था लेकिन ये ना हुआ, तो आप फिर ये कर लें कर लें कर लें कर लें। क्रेडिटर डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कर लिया। ओके ओके या सौखे हो गए, कर लो। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट नहीं, सॉरी, इसको पोस्ट तो कर लें, पोस्ट, इसको पोस्ट कर लें। ये मार्कर तुमने बाहर करके रखा हुआ था, ये मार्कर जी पोस्ट करें जी। हाँ जी भाई, क्या चीज गलत है, इन्वेंट्री भी गलत है और क्रेडिटर भी, दो मानो लिख लो। करंट एसेट्स में आएगी। इन्वेंट्री का नाम क्या, ट्रायल के मुंह पे देख के बताओ। ले, इन्वेंट्री का नाम इन्वेंट्री, वाह, गलत इन्वेंट्री बताओ, ट्रायल से उठाओ ना। हैं 179.8 ठीक हो गया। क्रेडिटर, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर शो कर दो। क्रेडिटर्स जी गलत वाले 133.4, चलो बस। अब इधर देखो, गलती सही होने लगी है। रिटर्न रिकॉर्ड नहीं की तो कर लो। क्रेडिटर डेबिट, क्रेडिटर तो क्रेडिट नेचर की चीजें, डेबिट मतलब माइनस, और इन्वेंट्री क्रेडिट। मेरा सवाल, कॉस्ट ऑफ सेल पे असर पड़ेगा इसका? नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीरियोडिक सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा। अगर क्लियरली लिखा होता ना उसने पीरियोडिक सिस्टम फॉलो हो रहा है, तो फिर हम कहते हैं जी उसने कॉस्ट ऑफ सेल निकाली है ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग करके, जबकि परपेचुअल में ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग करके नहीं कॉस्ट ऑफ सेल निकलती, बल्कि कॉस्ट ऑफ सेल निकलती है सेल की एंट्री के साथ। दिखाऊं एंट्री से, याद आ रहा है? याद आया? इन्वेंट्री वाला रिवाइज करना जाके ना, इन्वेंट्री भी रिवाइज करनी पड़ेगी, इसके साथ ही रिवाइज कराई थी, मतलब इसी के साथ ही तो कराई थी आगे इन्वेंट्री मैंने। फिजिकली देखो, परपेचुअल सिस्टम में जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, उसमें इन्वेंट्री एक आ रही होती है, चेक करते हैं कि फिजिकली ये है या नहीं है, तो फिजिकल काउंट तो करते हैं। फिजिकल काउंट सिर्फ पीरियोडिक की खसूसियत नहीं है, दोनों में होता है। मसला यह है कि परपेचुअल सिस्टम में स्टॉक का रिकॉर्ड मौजूद है, इतना होना चाहिए, जैसे कैश का रिकॉर्ड मौजूद है, इतना होना चाहिए। फिजिकल काउंट से पता लगता है इतना है या नहीं है। पीरियोडिक में कोई रिकॉर्ड नहीं है जो ये बताए कितना स्टॉक होना चाहिए, तो जो गिनती में आ रहा है वही है, सबर शुक्र करेंगे, और जो छोटा मोटा आगे पीछे होगा तो हो गया। गॉट इट? इन्वेंट्री का ओपन करूं, वो 1 मिनट लगेगा, ऐसे दिल कर रहा है। वैसे तो 10 मिनट का सवाल है, मुझे पता है, लेकिन अब क्या करें, अब ऐसे काम जब करने पड़ेंगे साहब। सरकारी टाइम पता नहीं अब कहां पे मैंने लिखा था, मुझे ये भी याद नहीं है। मैंने वो एंट्रीज दिखाई थी कहीं से, हुण नहीं लभदी मैनू। चलो खैर, वो हाँ यस, आईटीए के रिवीजन वाले कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा है। हाँ यार सुभान अल्लाह, ये सामने ही पड़ा है, ऐसे ही मैं ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ लूर लूर फिर रहा हूँ। ये देखो बच्चों, ये जो परपेचुअल सिस्टम होता था, इसमें ये कॉस्ट ऑफ सेल ओपनिंग पर प्लस परचेज लेस क्लोजिंग करके नहीं बनता था, बल्कि सेल की एंट्री के साथ ही एंट्री होती थी। इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल जो ट्रायल में नजर आ रहा है, वो कोई क्लोजिंग की एडजस्टमेंट से नहीं निकला हुआ कि हम कहेंगे क्लोजिंग सही करेंगे तो ये भी सही होना है। सही है, इसलिए सिर्फ स्टॉक को सही किया हमने, इसको नहीं छेड़ा। और अगर ये सिस्टम होता तो परचेज पड़ी होती ट्रायल में, और ये हमने करना होता ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, तो यहां पे क्लोजिंग को सही करते तो कॉस्ट ऑफ सेल भी चेंज होती, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल फिर हमने निकालनी थी इसी बैलेंसिंग करके। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ ये एंट्री करनी थी। चलें आगे, चलें। नेक्स्ट क्या है, पढ़े जी जल्दी से। एक्रूवल की एडजस्टमेंट आ गई, जल्दी कर लें, जल्दी जल्दी जल्दी, आपने जल्दी करनी है। आप हाँ जी बेटा, एक्रूवल है तो एक्रूवल में पहले अपनी ओरिजिनल एंट्री किया करो। थोड़ा टेक्निकल था, बहरहाल
प्री पेमेंट में शामिल है 14.4। हमने पहले इसको पकड़ लिया। आ तेरे जिन कड़िए किधर गया? ठीक है, अब इसमें 14.4 पड़ा है, तो क्या करें जी? कहता जी ये 14.4 मिलियन जो है ये पेड है इन रिस्पेक्ट ऑफ वेयर हाउस रेंट। अच्छा, वो सारा ही प्री पेमेंट में पड़ा है, पता नहीं ये सारा प्री पेमेंट में है या नहीं है, देखते हैं, पर पड़ा है फिलहाल। दिस अमाउंट रिप्रेजेंट्स, अब एक्रूअल का कमाल, दिस अमाउंट रिप्रेजेंट्स 40% ऑफ सालाना रेंट फॉर द वेयर हाउस। ये मुश्किल एडजस्टमेंट है इसमें। विद रिमेनिंग रेंट पेएबल अपॉन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ईयर, जो कि 31 मार्च पे होना है। अब मेरे बच्चों, बात यह है कि हमारा साल तो 31 दिसंबर 2025 पे खत्म हो रहा है, जबकि रेंट का जो साल है वो खत्म हो रहा है जाके जनवरी, फरवरी, मार्च, यहां पे जाके 31 मार्च पे। ठीक है, ऐसा ही है। अब ये पीरियड हमारे साल के अंदर नहीं आता। फिर हमारे साल में जो प्रीपेड में पड़ा है वो 14.4 है। ठीक है, और वो कह रहा है बकाया इस दिन पे होगा। अब 14.4 कितने परसेंट है टोटल रेंट का? वो उसने कहा जी 40%। तो हमें यहां से पता लगा कि पूरे साल का रेंट बनता कितना था, तो इसको डिवाइड करेंगे किससे जी? और बोलो, ये 40% ऑफ टोटल रेंट है ना, तो बताओ जी क्या? 36 है पूरे साल का का रेंट। ठीक है, पूरे साल का रेंट अगर 36 है तो एक महीने का कितना बना? 3। अब मुझे बताओ, अगर रेंट एग्रीमेंट हमारा ऐसा है जो कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च पे, मैंने आपको याद होगा एक्रूअल क्रिएशन में कहा था, ये जुमला बहुत अहम होता है कि ईयर एंडिंग ऑन फलान डेट। अगर हमारे रेंट का साल 31 मार्च 26 पे एंड हो रहा है, तो वो शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 25 पे। वही साल 31 मार्च को खत्म होगा ना। बोलो, अब इसका मतलब ये हुआ कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जी कितने महीने का आपका खर्चा पीएनएल में जाना चाहिए? इसका मतलब 3 को आपने जब मल्टीप्लाई 9 से किया तो आंसर क्या आया? अब 27 बनता है। अभी आपने पे किया हुआ है सिर्फ कितना? 14.5। तो आप उल्टा प्री पेमेंट में रखे बैठे हो, आपका तो पेएबल निकल रहा है। समझ आइए बात। अब ये बात एंट्री में कैसे करें? हम एक्रूअल में मैंने कहा था ओरिजिनल एंट्री किया करेंगे। ओरिजिनल एंट्री क्या बनती है? ओरिजिनल एंट्री क्या बनती है? रेंट एक्सपेंस डेबिट करो, एडजस्टमेंट नंबर 2, रेंट एक्सपेंस। अब रेंट एक्सपेंस कितना बनता है जी? ये जो मैंने अभी निकाला 14.4 डिवाइडेड बाय 0.4 कर दूं ना, 40% डिवाइड बाय 40 इंटू 100, 0.4 बनता है ना। ठीक है, क्या आंसर आया जी? इस 36 को मैंने डिवाइड किया 12 से और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 9 से, तो मेरा रेंट एक्सपेंस आ गया आपके बकौल 27। ठीक है, और पे कितना कर दिया मैंने? वो कैश में क्रेडिट करूंगा ना, ओरिजिनल एंट्री कर रहा हूं, कितना जी? 14 पॉइंट, तो बाकी क्या है फिर? पेएबल। अब पेएबल बैलेंसिंग कितना आ रहा है? 12.6। लेकिन ये तो हमने किया ना, और ये कहा कि जी ये होना चाहिए था। भाईजान ने क्या मून इरेक्ट किया हुआ है, जरा देखें। वो कह रहा है प्री पेमेंट इंक्लूड्स, प्री पेमेंट्स इंक्लूड 14.4, यानी कि उसने एंट्री कर रखी है प्री पेमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। कैश की एंट्री तो भूलता नहीं है ना, कैश तो क्रेडिट में सही करना था। कितने से कर रखा है उसने? आप सही कर सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। रेंट डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर लीजिए। कैश क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ न करिए। पेएबल क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, पेएबल क्रेडिट कर लीजिए। 12 पॉइंट। अरे प्री पेमेंट कहां से डेबिट पड़ी है, क्रेडिट करो। अच्छा, तरतीब में भी चल सकते थे वैसे, ऐसे ही आप कहोगे आपने लाइन कैसे छोड़ ली, मैं तो एहतियातन बीच में लाइन छोड़ देता हूं। ठीक है, बहरहाल क्या था जी? पहले पेएबल क्रेडिट कर लो 12.6 से, और प्री पेमेंट क्रेडिट कर लो जी 14.4। ये करेक्टिंग एंट्री है आपकी।
मसला, लेकिन ये मुश्किल एडजस्टमेंट थी ना, मुश्किल निस्बतन। बाबर क्या काम है आपको? चाय आ गई है, ठंडी हो जाएगी, पॉज करो।